अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, we are going to study inductor in AC circuit. याद रखें, सिंगल एलिमेंट AC सर्किट्स में नंबर 1 we had studied resistor in AC circuit. ठीक है, हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर में AC current and voltage are in phase. There is no phase difference between current and voltage, if you remember. और फिर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर पावर को डिसिपेट करता है. द एवरेज पावर डिसिपेशन इज IRMS VRMS. फिर वी स्टडीड कैपेसिटर इन AC सर्किट. कैपेसिटर में जब आप बटन ऑन करें तो द करंट इज लीड इन द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90. देखिए करंट कहाँ से स्टार्ट लेता है? मैक्सिमम से. वोल्टेज कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है और चार्ज है, दे आर इन फेस. चार्ज जीरो से स्टार्ट लेता है, वोल्टेज भी जीरो से स्टार्ट लेता है. तो प्लीज रिमेंबर, कैपेसिटर में वोल्टेज इज साइनोसाइडल और करंट था I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t. अब इंडक्टर में बिल्कुल उलट होगा. दोबारा सुने, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसाइडल थे. कैपेसिटर में वोल्टेज साइनोसाइडल था. साइनोसाइडल मीन जीरो से स्टार्ट लेता था. और याद रखिए यहां पर करंट साइनोसाइडल है. तो व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर का मतलब है अ कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस and large self inductance is called inductor. A coil with negligible resistance and large self inductance is called inductor. AC coil जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन लार्ज हो. ठीक है, सेल्फ इंडक्शन हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन. ठीक है. सो अ कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर. या दूसरा डेफिनेशन है, इंडक्टर का क्या मतलब है? इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which stores energy in its magnetic field. It is a passive electronic component या circuit component which stores energy in its magnetic field. Whenever current is passing through a coil, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है. तो इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है. याद रखिए कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है. कैपेसिटर और इंडक्टर दे आर पैसिव सर्किट एलिमेंट्स. पैसिव सर्किट एलिमेंट्स का मतलब है जो एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड while inductor stores energy in its magnetic field. ठीक है. या इसका तीसरा डेफिनेशन है, इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट या एलिमेंट which opposes the changes in current. याद रखिए इंडक्टर क्या करता है? चेंज इन करंट को अपोज करता है. नाउ यू विल सी हाउ इट अपोजेस द चेंज इन करंट. ये चेंज इन करंट को अपोज करता है. कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है और ये चेंज इन करंट को अपोज करता है. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी behaviors of inductor in AC circuit. Yeah, we are going to study behaviors of AC current and voltage in an inductor. याद रखिए ये इंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है. अब देखिए ये 3 से आप ज्यादा नहीं करेंगे. दिस इज द सिंबल फॉर इंडक्टर. जिस तरह देखिए कैपेसिटर रेजिस्टर के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल था, ये 3 से ज्यादा ना.
तो इंडक्टर के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है और ये हमारे पास AC सोर्स है। तो आपको पता है फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, करंट गोज इन दिस डायरेक्शन, एंड फॉर द सेकंड हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। लेकिन याद रखिए इंडक्टर में करंट इज साइनोसाइडल, यानी जब आप बटन ऑन करें तो करंट कहां से स्टार्ट लेगा? 0 से, और वोल्टेज साइनोसाइडल नहीं है। प्लीज रिमेंबर ये वोल्टेज ना, ये अप्लाइड वोल्टेज ना, इधर जो वोल्टेज डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF, जिसे हम इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं। हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब था कि अ फिनोमेना in which an induced EMF is produced in a coil due to change in current या change in magnetic flux link in with the coil। ठीक है, change in current की वजह से, change in magnetic flux की वजह से जो induced EMF, ठीक है, इस coil के अंदर पैदा हो जाता है, तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज लोकेट गौर से देखो, हमारे पास इंडक्टर में करंट इज साइनोसाइडल। तो साइनोसाइडल का मतलब है इट इज बिहेविंग लाइक दिस। अगर आप ऐसा करें कि इस साइड पे करंट ले लें और इस साइड पे ओमेगा टी या टाइम ले लें, तो करंट इज साइनोसाइडल। करंट साइनोसाइडल है। At t is equal to 0, the current is 0. At t is equal to t by 4, या when the angle is 90 या time is t by 4, current is maximum. t by 2 पर 0, 3t by 4 यानी when the angle is 270 maximum in opposite direction, और 360 या when time is t, तो the current is again 0। अच्छा, अब गौर से देखें, आप मुझे ये बताएं इस कर्व का जो स्लोप है, स्लोप का क्या मतलब है? टेंजेंट थीटा। स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब है राइज डिवाइड बाय रन, राइज डिवाइड बाय रन, टेंजेंट थीटा। स्लोप का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो गौर से देखो, आप मुझे ये बताएं इस कर्व का जो स्लोप है ये शुरू में ज्यादा है कि टॉप पर? हाय हाय, शुरू में। जरा गौर से देखें, अगर ये एंगल सपोज थीटा है तो आप लोग देखिए यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो देखिए ये परपेंडिकुलर, लुकेट, परपेंडिकुलर ज्यादा है, बेस कम है, परपेंडिकुलर ज्यादा, बेस कम। आप इधर देखें, इधर ये एंगल अगर आप देखें तो इफ यू सी अब परपेंडिकुलर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। देखिए ये एंगल कम, ये कर्व इस तरह है, तो एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अगर एंगल कम हो रहे हैं तो उसका टेंजेंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर आप लोग देखिए एंगल और कम, इधर एंगल और कम, और इधर एंगल 0, एंड टेंजेंट 0 इज 0, टेंजेंट 0 इज। तो याद रखिए शुरू में इस कर्व का स्लोप क्या है? मैक्सिमम, और टॉप पर इसका स्लोप 0 है। देखिए इस टॉप पर स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 का मतलब है कि यहां पर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी क्या होगा? 0। नाउ लुक एट द लॉजिक। शुरू में करंट मिनिमम है लेकिन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी मैक्सिमम है, और टॉप पर करंट मैक्सिमम है लेकिन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी 0 है, यानी करंट में मजीद इंक्रीज अभी नहीं आ रहा। करंट इज मैक्सिमम लेकिन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इज मिनिमम 0 है। तो लुक एट, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा आई बाय डेल्टा टी? द स्लोप ऑफ दैट कर्व। Induced EMF depends upon the slope of that curve. When current is changing,
तो चेंज इन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को क्या करता है, अपोज। इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो शुरू में करंट मिनिमम है लेकिन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी मैक्सिमम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। जब आप बटन ऑन करें तो करंट इज मिनिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम। तो आप लोग देखिए वोल्टेज करंट से पहले जा रहा है। कैपेसिटर का बिल्कुल उलट, कैपेसिटर में जब आप बटन ऑन करते थे तो चार्ज कहां से स्टार्ट लेता था, जीरो से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कहां से स्टार्ट लेता था, जीरो से, लेकिन करंट मैक्सिमम से। यहां पर आप देखिए करंट जीरो से स्टार्ट लेता है और वोल्टेज, तो यहां पर वोल्टेज का मतलब है इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाते हैं वो वोल्टेज। तो दिस ईएमएफ इज रिप्लेस्ड बाय वी, तो V इज इक्वल टू L डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ठीक है। ए शुरू में करंट मिनिमम, याद रखिए वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड देन। व्हेन द वोल्टेज द करंट इज मिनिमम, वोल्टेज इज मैक्सिमम। जब ये करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी स्लोप कम हो जाता है, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी कम हो जाते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम 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 कम। एक टॉप पर करंट ज्यादा लेकिन स्लोप डेल्टा आई बाय डेल्टा टी जीरो। डेल्टा आई बाय डेल्टा टी जीरो मींस वोल्टेज इज जीरो। शुरू में करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। जब करंट बढ़ जाता है वोल्टेज कम, जब करंट बढ़ जाते हैं वोल्टेज कम, जब करंट बढ़ जाते हैं वोल्टेज कम। टॉप पर करंट इज जीरो, सॉरी मैक्सिमम, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिए इंडक्टर में जब आप बटन ऑन करें तो वोल्टेज इज लीड इन द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि करंट इज लेग इन बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। रेजिस्टर में हमने करंट को वोल्टेज के साथ कंपेयर किया था, कैपेसिटर में भी करंट को वोल्टेज के साथ कंपेयर किया था, यहां पर भी हम करंट को वोल्टेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वी विल से लाइक दिस कि रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस, कैपेसिटर में करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, और इंडक्टर में करंट इज लेग इन बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90। इंडक्टर में करंट इज लेग इन बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90। अब बटन ऑन करें तो करंट जीरो से स्टार्ट लेता है, वोल्टेज मैक्सिमम से। इसका मतलब है करंट इज लेग इन बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। शाबाश। तो इसमें देखें अगर आप ऐसा करें कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 में पुट करो तो वोल्टेज आ जाएगा L डेल्टा बाय डेल्टा टी। करंट का ये वैल्यू इधर पुट करो तो I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। I नॉट इज कांस्टेंट, इसे बाहर लिखो। So V is equal to L I naught and this is del by del t or into sin omega t. This is equation number 3. Last time कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि del by del t sin omega t ये बराबर है ओमेगा cos omega t। sin omega t का डेरिवेटिव है cos omega t और ओमेगा टी का डेरिवेटिव है ओमेगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट करो। शाबाश। तो वी आर गेटिंग लाइक दिस, V इज इक्वल टू L I नॉट एंड दिस इज ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। शाबाश। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। When omega t is equal to 0, what is cos 0? 1. The current will be maximum. When omega t is 0, यानी when the time is 0 या the angle is 0, बिल्कुल in the beginning आप बटन ऑन करें तो current is maximum, sorry minimum, and the voltage is
मैक्सिमम। तो आप लोग देखें ओमेगा टी इज 0, द वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। आप इधर पुट करें, सो इक्वेशन नंबर 5 इज बिकमिंग एज V नॉट इज इक्वल टू L I नॉट ओमेगा into cos 0. Cos 0 is 1, so V naught is equal to L I naught into omega. Put equation 6 and 5 back. Equation 6 को 5 में put करो तो V is equal to, ठीक है, V naught into cos omega t। तो याद रखें इंडक्टर में करंट साइनोसाइडल है, लेकिन आप देखिए वोल्टेज साइनोसाइडल नहीं है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसाइडल थे, कैपेसिटर में वोल्टेज साइनोसाइडल था और इंडक्टर में करंट साइनोसाइडल है। ये आप इस तरह याद रखेंगे, ठीक है, अदरवाइज देन यू विल बी कंफ्यूज्ड इन योर पेपर। शाबाश। अब अगर आप ऐसा करें कि इनको ग्राफिकली प्लॉट करें, ठीक है, इन वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करें, पहले ये टेबल में बना रहा हूं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दिस इज जस्ट अ रिविजन। यहां पर अगर आप लोग लेके ओमेगा टी, यहां पर लेके साइन ओमेगा टी, यहां पर लेके कॉस ओमेगा टी। When the angle is 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1। देखिए they are not in phase, टेबल भी बता रही है। When omega t is 90, if you see when it is 90, sin 90 is 1, this is 0, and when omega t is 180, तो sin 180 is 0 and this is -1, and when omega t is 270, तो आपको पता है sin 270 is -1 and cos 270 is 0, and when this is 360, sin 360 is 0 and this is 1। ठीक है, अब अगर इस टेबल को आप प्लॉट करें, in other words अगर आप इक्वेशन 1 और 7 को ग्राफिकली प्लॉट करें, so the plot will be like this। इक्वेशन 1 और 7 को प्लॉट करते हैं। देखो इस साइड पे ओमेगा टी ले लो और इस साइड पे करंट ले लो। तो पहले वी ड्रा करंट, ठीक है, पहले हम करंट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए करंट विल बी लाइक दिस, करंट साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल का मतलब है व्हेन द एंगल इज 0 करंट इज 0। 90 पर करंट इज मैक्सिमम, 180 पर करंट इज 0, 270 पर करंट इज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और 360 पर अगेन द करंट इज 0। ठीक है, लेकिन रिमेंबर अगर आप वोल्टेज ड्रॉ करें, व्हेन ओमेगा टी इज 0, cos 0 is 1, the voltage is maximum. When omega t is 90, the voltage is 0. तो याद रखिए voltage is behaving like this है, voltage इस तरह बिहेव करता है कि अगर आप यहाँ से इसे इस तरह ड्रॉ करें, it is behaving like this। ठीक है, when the angle is 0, तो current is 0, voltage is maximum, यानी वोल्टेज इज लीड इन द करंट, लेकिन वी विल से करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह दो मैक्सिमा और मिनिमा के दरमियान अगर आप वो फेज डिफरेंस देखें तो दैट विल बी 90। सही है, शाबाश।
So please remember, इंडक्टर में करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज, बल्कि द करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। और अगर आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो फेजर डायग्राम इस तरह हो गए, वोल्टेज को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। अगर आप रेजिस्टर के लिए ड्रॉ करें तो हम इस तरह ड्रॉ करते थे, रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज। कैपेसिटर के लिए ड्रॉ करें तो दिस इज वी, कैपेसिटर में द करंट वाज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? फॉर कंपैरिजन, ताकि आपको वो डिफरेंस का पता चले। और अगर आप लोग इंडक्टर के लिए ड्रॉ करें तो ये वी है, इंडक्टर में द करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। अब देखिए, इट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, कैपेसिटर में द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, और इंडक्टर में द करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज। अब ये 3 एमसीक्यूज है। कभी कभार देखिए एंट्री टेस्ट में या ईटा में वगैरह में एमकेट है, जो भी है एमडीकेट है, उसमें आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टर, तो वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर, तो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर, तो ये, क्योंकि इंडक्टर में करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें अगर आप पावर डिसिपेशन देखें, द एवरेज पावर डिसिपेशन, तो आप लोग देखें, वी कैन से average power dissipation in inductor, average power dissipation in inductor. एवरेज पावर डिसिपेशन हम इस तरह लिखते हैं, दिस इज IV पावर डिसिपेशन, या इसका मतलब है एवरेज पावर लॉस, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि इंडक्टर में द पावर इज लॉस्ट या ना, एवरेज पावर लॉस टेक्स प्लेस या ना। तो दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। इंडक्टर में करंट इज साइनोसाइडल और वोल्टेज इज V इज इक्वल टू V नॉट इंटू cos ओमेगा t। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में लिखें तो देखिए, एवरेज पावर डिसिपेशन इज, दिस इज I नॉट इंटू साइन ओमेगा t एंड V नॉट इंटू cos ओमेगा t। I नॉट और V नॉट क्या है? कॉन्स्टेंट्स, इन्हें आप बाहर लेकें। सो दिस इज I नॉट V नॉट एंड दिस इज साइन ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t cos ओमेगा t? 0। द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t cos ओमेगा t इज इक्वल टू 0 पर साइकिल। अगर ओमेगा t 0 है, लुक एट दैट टेबल, ओमेगा t 0 तो साइन 0 इज 0 और दिस इज 1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0। अगर एंगल 90 है, लुक एट द टेबल, दिस इज 1, दिस इज 0 तो 0। एंगल 180 है तो दिस इज 0, दिस इज -1 तो 0।
एंगल 270 है, दिस इज -1, दिस इज 0, तो 0, और अगर 360 है तो दिस इज 0, दैट इज 1, अगेन 0. सो पर साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेशन इज 0. इधर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो एवरेज पावर डिसिपेशन इज I0 V0 multiplied by 0. So therefore we say कि the average power dissipation is 0. हमने रेजिस्टर में क्या पढ़ा था? रेजिस्टर पावर को डिसिपेट करता है. क्यों? बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. कैपेसिटर पावर को डिसिपेट नहीं करता क्योंकि करंट एंड वोल्टेज वर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ. तो इंडक्टर भी पावर को डिसिपेट नहीं करता बिकॉज इन इंडक्टर ऑल्सो द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90. तो याद रखिए कैपेसिटर और इंडक्टर इन केस ऑफ एसी पावर को डिसिपेट नहीं करता. क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि look at, when current is passing through an inductor, magnetic field is produced, और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है. तो गौर से देखो, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. दूसरे हाफ साइकिल में दिस एनर्जी इज बैक टू द सोर्स या सर्किट, इट डिपेंड्स. और थर्ड साइकिल में ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड में. और in the fourth cycle this energy is back, so therefore we say the average power loss per cycle is equal to 0. कैपेसिटर देखें, कैपेसिटर क्या करता था? फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था. सेकंड में द एनर्जी वाज बैक टू द सोर्स. थर्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता था. और फोर्थ में द एनर्जी वाज बैक टू द source. So the average power loss in a capacitor was equal to 0, or inductor may be this is equal to 0. Now if you draw the power curve, the power wave, power wave अगर आप ड्रॉ करें look at, देखो 0 से लेकर 90 तक, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर साइकिल. तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में आप देखिए करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है. करंट पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव. तो 0 और 90 के दरमियान में आप इधर एक पीक ड्रॉ करें, इसका मतलब है इट इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस. The power is positive. फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में द पावर इज पॉजिटिव. पॉजिटिव पावर का मतलब है एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फील्ड. सेकंड क्वार्टर साइकिल में देखिए 90 से 180 तक. तो देखिए वोल्टेज इज, आप देखिए इधर वोल्टेज इज नेगेटिव एंड द करंट इज पॉजिटिव. तो आप देखिए पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव. तो वी आर गेटिंग अ नेगेटिव पीक लाइक दिस. थर्ड क्वार्टर साइकिल में 180 से लेकर 270 तक, इधर देखिए दोनों नेगेटिव है. तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव. तो अगेन वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव पीक लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव. और लास्ट में आप देखें तो वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, आप देखिए नेगेटिव, एंड देयरफॉर वी गेट अ नेगेटिव पीक लाइक दिस, दिस इज नेगेटिव. तो आप देखिए पर साइकिल 2 पीक्स पॉजिटिव है और 2 पीक्स नेगेटिव है. अगर आप एवरेज कैलकुलेट करें, द एवरेज पावर
पहले क्वार्टर साइकिल में पावर इज पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में फिर नेगेटिव। आप इन चारों को ऐड करें, अगर आप इनको ऐड करें और 4 से डिवाइड करें, so this is positive, negative, they are cancelled, they are gone, and therefore we say the average power is equal to 0। तो याद रखें, इंडक्टर जो है वो पावर को डिसिपेट नहीं करता। In case of AC, इंडक्टर में the average power dissipation is 0। Now, जिस तरह हमने कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस पढ़ा था, तो इस तरह इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। शाबाश शाबाश, हरी अप। ये है कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का क्या मतलब है, या इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने इस तरह डिफाइन किया था कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC current is called capacitive reactance. So the opposition offered by an inductor to the flow of AC current is called inductive reactance, या reactance of inductor. The opposition offered by an inductor to the flow of AC current is called inductive reactance। शुरू में हमने पढ़ा कि इंडक्टर क्या करता है, चेंजेस इन करंट को अपोज करता है। तो आपको पता है एसी करंट इज अ चेंज इन करंट, अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेरिंग करंट, इट इज अ चेंज इन करंट। जब आप इंडक्टर को एसी करंट सप्लाई करें तो इंडक्टर इस एसी करंट को अपोज करता है, यानी कुछ अपोजिशन ऑफर करती है, विच इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो लुक एट, ये हम इस तरह लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस। अगर आप इधर आर लिखें तो याद रखिए दिस विल बी द ओम लॉ फॉर रेजिस्टर इन केस ऑफ एसी। अगर आप इधर एक्स सब सी लिखें तो दिस कैपेसिटर इन केस ऑफ एसी, और अगर आप इधर एक्स सब एल लिखें तो दिस विल बी द ओम लॉ फॉर इंडक्टर इन केस ऑफ एसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस विल बी रिटन लाइक दिस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था व्हाट इज वी आर एम एस 0.707 वी नॉट, एंड व्हाट इज आई आर एम एस, दिस इज 0.707 आई नॉट। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर पुट करें तो याद रखिए एक्स सब एल आ जाएगा 0.707 V naught divided by 0.707 I naught, they are cancelled, and therefore we say X sub L is equal to V naught divided by I naught. This is equation number 3. A resistor में current and voltage were in phase. कैपेसिटर में द करंट वॉज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। तो अगर आपको याद है कैपेसिटर के केस में हम यहाँ पर करंट को एलिमिनेट करते थे बिकॉज करंट वॉज प्रॉब्लमेटिक, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज प्रॉब्लमेटिक है। जब आप बटन ऑन करें तो करंट 0 से स्टार्ट लेता है और वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। तो प्रॉब्लमेटिक कौन है? वोल्टेज। और जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो उसका कोई सोल्यूशन, कोई हल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? शाबाश, यहाँ पर हम वोल्टेज को एलिमिनेट करेंगे।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ कैपेसिटर इस करंट को हमने एलिमिनेट किया था क्योंकि वहां पर करंट प्रॉब्लमेटिक था, मशरूट था, वो पहले जा रहा था। और यहां पर आप देखिए वोल्टेज, तो प्लीज रिमेंबर अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेज बराबर है वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। इंडक्टर में करंट इज साइनोसाइडल, वोल्टेज इज नॉट साइनोसाइडल। लेकिन ये भी हमने पढ़ा कि दिस इज एल, ठीक है, दिस इज एल आई नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये दोनों कंपेयर करें, अभी पढ़ा इसी लेक्चर में, आप देखिए हमने पढ़ा, ये कंपेयर करो तो वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एल आई नॉट इंटू ओमेगा into cos omega t. So this cos omega t is gone with cos omega t and we are getting L I naught into omega. This is equation number 4. Equation 4 को 3 में पुट करो, शाबाश। आप लोग लिखिए पुट इक्वेशन नंबर 4 इन 3, तो एच सब एल आ जाएगा एल आई नॉट ओमेगा डिवाइड बाय आई नॉट। कैपेसिटर के केस में अगर आपको याद है वी नॉट के साथ कैंसिल होता था, और इंडक्टर के केस में आई नॉट के साथ कैंसिल करें तो एच सब एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। लेकिन हमें पता है ओमेगा इज 2 पाई डिवाइड बाई टी, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5, दिस इज 2 पाई 1 ओवर टी। व्हाट इज 1 ओवर टी? लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ। इक्वेशन नंबर 6 को 5 में पुट करो तो एच सब एल आ जाएगा 2 pi f into L. This is the equation for the inductive reactance. शाबाश। शाबाश शाबाश, hurry up. Now look at this equation. आपको अगर याद है कैपेसिटर में इस तरह हमने पढ़ा था कि दिस इज 1/2 पाई एफ सी। हमने पढ़ा था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एंड लुक एट दिस इक्वेशन, inductive reactance is directly proportional to frequency. शाबाश। कैपेसिटर से हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इजीली गुजर जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, कैपेसिटिव अपोजिशन कम। कैपेसिटर से हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट जल्दी से गुजर जाएगा, इजीली गुजर जाएगा। लेकिन याद रखिए फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो इंडक्टिव अपोजिशन क्या होगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इंडक्टर से इजीली नहीं गुजरता। हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इंडक्टर से इजीली नहीं गुजरता, कैपेसिटर से इजीली गुजर जाता है। और लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली ना, इंडक्टर से इजीली गुजर जाएगा। अब जरा गौर से देखें, अगर आप फ्रीक्वेंसी को जीरो करें, जीरो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? डीसी की। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो याद रखिए फॉर कैपेसिटर अगर आप फ्रीक्वेंसी जीरो करें तो 1/0 इज
इन्फिनिटी, दिस ऑपोजिशन इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर आप इधर इसे ज़ीरो करें तो इंडक्टिव ऑपोजिशन इज ज़ीरो। याद रखिए, डीसी करंट इंडक्टर से इजीली गुजर जाता है, डीसी करंट इंडक्टर से इजीली गुजर जाता है, कैपेसिटर से इजीली ना। और एसी करंट कैपेसिटर से इजीली गुजर जाता है, इंडक्टर से ना। तो इंडक्टर और कैपेसिटर बिल्कुल ऑपोजिटली बिहेव करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर बिल्कुल ऑपोजिटली बिहेव करते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा होगा, ये ऑपोजिशन ज़्यादा। देखिए, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी ज़्यादा होगा, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी ज़्यादा है, मतलब जल्दी जल्दी से इफ इट टेक्स प्लेस तो व्हाट हैपन्स, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड करंट को क्या करता है, अपोज। हमने शुरू में पढ़ा था कि इंडक्टर अपोजेज चेंज इन करंट और चेंजेस इन करंट। तो जितनी भी आप एसी करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करें तो ये इंडक्टर से इजीली नहीं गुजरेगा, कैपेसिटर से इजीली गुजर जाता है। सही है? ओके, थैंक यू।